हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमीज प्राइड। माय नेम इज दिव्या और आज का वीडियो एक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है, तो भाई अपनी जो फ्रेंडशिप है ना उसको ब्रेक ना करते हुए कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए अगेन इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि होने वाली है आपके बेबी से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मॉमीज जिनके इस बीच में, यानी कि जब मैं एब्सेंट रही हूँ उस टाइम पीरियड में, जिनके घर में बेबीज हुए हैं, सो उनको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स, शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फिलहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का वीडियो यही होने वाला है, क्योंकि घर में जब नया नया बच्चा आता है तो हमें बहुत सारी चीजें जो कि समझ ही नहीं आती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उसी में से एक है बच्चे का रोना। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कंटिन्यूसली रो रहा होता है और हम नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये रो क्यों रहा है। तो उसी के रीजंस मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चा क्यों रोता है और उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। डेफिनेटली जो मैं बता रही हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेनली रीजंस यही होते हैं जिसमें एक यूनिवर्सल रीजन जो है, यानी कि मोस्ट कॉमन रीजन है, वो है बच्चे का भूखा पेट होना। यानी कि जब बच्चा भूखा होता है तो आप देखेंगे कि वो एक अलग स्टाइल में रोता है। जब आप थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसके जो भूख वाला रोना होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है कुछ। तो जब बच्चा भूखे पेट होता है, ये बट ऑब्वियस है हम लोग भी भूखे पेट नहीं रह सकते, तो भाई वो बेबी तो सिर्फ रोकर ही बता सकता है कि आई मम्मा भूख लगी है। तो बस आपको अपने बच्चे को पेट का ध्यान रखना है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट में तो एवरी 2 आवर उसको फीड कराना है, चाहे आप ब्रेस्ट फीड देते हैं या फिर आप फॉर्मूला देते हैं। ये फॉर्मूला मिल्क अगर आप अपने बच्चे को देते हैं तो एक बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा कि ना तो आपको उसकी क्वांटिटी को बहुत बढ़ाना है। आप सोचें कि पानी उतना ही रखती हूँ, कम कर देती हूँ और उसमें ज्यादा चम्मच फॉर्मूला मिल्क डाल देती हूँ, जिससे बच्चे का पेट ज्यादा भर जाएगा और वो ज्यादा एनर्जाइज हो जाएगा। ये भी नहीं करना है और ना ही ये करना है कि बच्चे को इतना गाढ़ा दूध डाइजेशन में कहीं दिक्कत ना करे, तो उसको बहुत पतला कर दे जिससे कि बच्चे का पेट यानी बच्चे का टमी जल्दी खाली हो जाए। तो ये भी ट्राई नहीं करना है। मतलब आपको बेबी के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एवरी 2 टाइम पे आपको उसको फीड कराना है, चाहे वो सो रहा है तब भी आप उसे फीड कराइए और बच्चे की जो बर्ब है उस पर स्पेशल ध्यान दीजिए। बच्चे को डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरा पॉइंट जिस पर मैं आने वाली हूँ वो यही है कि आपका बेबी जब डिस्कम्फर्ट होता है तब भी एक बड़ा रीजन होता है जब वो अलग तरह से रोता है, इरिटेट भी होता है तो वो रो रहा होता है, अगर वो कुछ समझाना चाह रहा होता है, कुछ बताना चाह रहा होता है तब भी वो रोता है। तो क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो है क्राइंग। तो बच्चा जब रो रहा है उसके पीछे उसका डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है कि आपने उसको बर्ब ना दिलाया हो जिस वजह से उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकता है उसके पेट में ब्लोटिंग हो रही हो सकता है बॉटल में जो हवा रह जाती है जिसकी वजह से बबल्स पेट में चले जाते हैं, उसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है। हो सकता है उसको आपने डायपर का एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रखा है, रैशेज हो गए हैं, उसने पॉटी कर रखी है और आपने उसको 2-4 घंटा या 1-2 घंटा भी ऐसे ही छोड़ दिया है, नहीं ध्यान दिया है, जिसकी वजह से उसको रेड रेशेस हो गए हैं, छोटे छोटे दाने हो गए हैं जो बहुत ज्यादा उसको इचिंग कर रहे हैं। तो ये सारे डिस्कम्फर्ट के पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपकी बेबी का पेट भरा होना चाहिए। दूसरी चीज आपको पेट भरने के साथ ही उसको बर्ब जरूर दिलानी है, यानी डकार जरूर दिलानी है, जिससे कि उसके पेट में जो गैस, ब्लोटिंग, बबल्स, ये सारी दिक्कतें हैं वो ना हो। उसके अलावा अगर तब भी आपके बच्चे को गैस हो जाती है या फिर आपके बच्चे के पेट में, कैसे पता चलेगा कि गैस हो रही है? आप उसका टमी जब स्टमक टच करेंगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगा, आपको ऐसा लगेगा इसमें कोई गेंद है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, हींग का पानी अपने बच्चे की नाभि के चारों तरफ लगा दीजिए और उसको रिलीफ हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये भी आप होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। तो डिस्कम्फर्ट भी नहीं होना चाहिए वो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्लीपिंग, जो कि हर किसी को बहुत पसंद होता है। मतलब मैं हर किसी की नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मुझे पर्सनली स्लीपिंग यानी कि सोना बहुत पसंद था। बट जब से मिष्टी मेरी लाइफ में आई है तब से वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, यही गाना याद आता है। बट मुझे वो चैन नहीं चाहिए, बिकॉज लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है जब आप मदर बन जाते हैं, जब आप पेरेंटहुड को एंजॉय करते हैं। तो अगर आप उसे ढोने की तरह से लेते हैं ना तो आप बहुत परेशान होते हैं।
और जब आप उसे एंजॉय करते हैं, आप अपने बच्चे के साथ रिलेट करते हैं, तो आप उसे बहुत एंजॉय करते हैं, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है, आप बहुत अपने आप को एंथुजियास्टिक फील करते हैं, क्योंकि आप जो काम खुद के लिए नहीं कर सकते ना, वो आप अपने बच्चे के लिए करना होता है और आप करके दिखाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्लीपिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, बच्चे के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। आपकी नींद तो अब देखिए हेम्पर और पैम्पर सारा कुछ होनी ही है, लेकिन बच्चे का एटलीस्ट 18 टू 20 आवर, 16 टू 18 आवर इतना तो सोना ज़रूरी है ही। और जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो सोते भी हैं, मतलब वो आपको 30 टू 45 मिनट्स देते हैं कि भाई डायपर चेंज कर दो, दूध पिला दो, थोड़ा सा मेरे साथ गपशप कर लो, थोड़ा सा खेल लो, और उसके बाद वो खेलते खेलते सो जाते हैं, क्योंकि वो आपको इतना ही टाइम दे रहे हैं अपना कि भाई मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी जो भी है मेरे साथ इतने हर थोड़ी देर में इतना इतना टाइम स्पेंड कर लीजिए और फिर मुझे एक ब्रेक दे दीजिए। अच्छा, ऐसे टाइम में कई बार क्या होता है ना कि जब हम बच्चे के साथ अपना स्केड्यूल स्टार्ट करते हैं कि नहीं नहीं इसको दिन में सुलाओ तो ये रात को आराम से मतलब जग जाएगा लेट नाइट तक, अगर आप लोग लेट नाइट सोते हैं, और फिर सो जाएगा, नहीं नहीं इसको दिन में मत सोने दो, इसको शाम के टाइम मत सोने दो जिससे ये रात को आराम से सो जाएगा, परेशान नहीं करेगा। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज का स्केड्यूल आप मेंटेन नहीं कर सकते। उन्हें 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है ना उनका, वो ट्रांजिशन होता है। तो भाई वो 3 महीने तक तो वो अपने अकॉर्डिंगली ही करेंगे, उन्हें जो भी करना है, जब मन होगा सोएंगे, जब मन होगा जागेंगे। लेकिन 3 महीने के बाद वो इस चीज को समझना स्टार्ट कर देते हैं कि कब दिन है और कब रात है। तो वो प्रॉब्लम आपकी टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। फिर भी 3 महीने के बाद भी वो रात में 2 से 3 बार फीड के लिए उठते हैं, बट आपको उतना ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता है, आपका बच्चा आराम से सो सकता है और आप भी सो जाएंगे। तो ये जो स्लीपिंग की हैबिट्स है ना, आप जो चेंज करने की स्टार्टिंग से सोचते हैं, प्लीज़ उसे मत कीजिए और अपने बच्चे को भी आराम से जितना वो सो रहा है उतना सोने दीजिए। जब वो खेलने के लिए उठ रहा है तो उसके साथ एंजॉय कीजिए। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो वो है क्लोथिंग। कई बार ऐसा होता है कि मॉनसून सीजन गर्मी के टाइम पर बारिश होने लगती है। जैसे मैं गुवाहाटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी एकदम उमस ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, गर्मी हो जाती है, फिर वेदर बहुत नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे में आपको बच्चे को कभी भी ओवर क्लोथिंग नहीं करनी है, मतलब बच्चे को इतने ज़्यादा कपड़े नहीं बनाने हैं कि वो रिलैक्स फील ना हो पाए, वो कंफर्टेबली सो ना पाए और जिस वजह से वो चिड़चिड़ाने लगे। डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि हमेशा आपको अपने से एक लेयर ज़्यादा ही बच्चों को पहनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कंबल उड़ाकर नहीं सुलाना है, जिससे कि बच्चों को डिस्कम्फर्ट ना हो, वो चिड़चिड़ाए ना, क्योंकि अगर वो चिड़चिड़ाएंगे तो वो बट ऑब्वियस है अगेन आपको रोकर ही अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। तो आपको इस चीज़ का भी स्पेशल ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपके ये ना सोचे कि नहीं नहीं अभी तो बहुत छोटा है या बहुत छोटी है, इसको एसी में ना सुलाएं, इसको कूलर में ना सुलाएं। भाई समर सीजन है, बच्चों को भी जरूरत है, जैसे आपको इन सब चीजों की जरूरत है वैसे ही उन्हें भी जरूरत है। बस आप डायरेक्ट एसी कूलर या डायरेक्ट किसी जो भी चीज आपके घर में अवेलेबल है उसकी हवा के कांटेक्ट में उन्हें मत लाइए, जिसकी वजह से वो बीमार ना पड़े। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी 10 डिग्री तक का टेम्परेचर ऑल गुड है बच्चों के लिए, मतलब ओके है, वो आराम से मेंटेन कर रहते हैं और खुद को भी कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरह चले तो ओवर स्टिमुलेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं, अरे बेटा ये आंटी आई खेलो खेलो, अरे आज तो खोल लो, मतलब हम उन पे दबाव डाल रहे हैं, एक तरह से हम उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं कि अभी तो उठ जाओ, अब तो खेल लो, अभी तो तुम्हें ये करना है, हंस के दिखाओ। तो उसमें वो चिड़चिड़ा जाते हैं। हमारे साथ भी तो ऐसा होता है ना कि जो चीज करने का हमारा मन नहीं होता और जबरदस्ती कराई जाती है तो हमें गुस्सा आती है, फ्रस्ट्रेट होते हैं। वैसा ही बच्चों के भी साथ है। तो उनके पास हमारे साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बट उनके पास कुछ भी नहीं होता है सिर्फ रोने के अलावा। तो ऐसी सिचुएशन में वो नई आंख खोलना पसंद कर रहे हैं, वो नई स्माइल देना चाह रहे हैं, तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आपको मैनेज करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ओवर स्टिमुलेशन कभी नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। 30 टू 40 मिनट्स का जो टाइम मैंने आपको बताया उसी में उनके साथ खेलिए, उसी में उनके साथ एंजॉय कीजिए, फीड कराइए, बर्फ दिलाइए और उन्हें रिलैक्स करने दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं, जैसे अब मिष्टी वाला एज ग्रुप आ जाता है 1 से 1.5 साल में, तो बच्चे ना बोर्डम हो जाते हैं बहुत ज्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत
बोरिंग फील करते हैं खुद को, बहुत उन्हें चाहिए होता है एंगेजमेंट जो कि उन्हें नहीं मिल रहा होता है, तो वो बोर होने लगते हैं। वो ऐसी सिचुएशन में कई बार मिष्टी भी करती है, जब हम अपना फोन चला रहे होते हैं तो वो आके हमारा फोन छीन के और फेंक देती है, क्योंकि उसे नहीं पसंद हो रहा होता है उस टाइम कि मामा फोन देखे। उसको चाहिए कि मामा मेरे साथ एंगेजमेंट क्रिएट करे और मेरे साथ एंजॉय करे, क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ। तो भाई ये वाला जो फेज होता है, इसमें आपको बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट क्रिएट करना चाहिए। और मैं सिर्फ मदर के लिए नहीं कह रही हूँ, घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबको अपने अपने टाइम के साथ मैनेज करना चाहिए, और बच्चे को बोर फील ना हो, उसको क्रिएटिव बनाने के लिए आपको अपना टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बच्चे बोर होंगे या तो वो स्क्रीनिंग करेंगे जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और अगर स्क्रीनिंग आप उन्हें नहीं करने देंगे तो आपको सेल्फ एंगेजमेंट देना पड़ेगा, जो कि उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए और अपने बच्चे के रोने को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि ये रोने बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। जब आपका बच्चा भूखा होता है तो उसके रोने का स्टाइल अलग होता है, अगर उसने पॉटी कर रखी है, वो डिस्कम्फर्ट है, तो उसके रोने का स्टाइल अलग होता है। तो मामा इनको थोड़े से टाइम जरूर लगता है, लेकिन पहचानना स्टार्ट कर देती है, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा अगर आपके न्यूबॉर्न बेबीज हैं तो। और अगर आपके मिष्टी के एज वाले यानी कि 1 से 1.5 साल वाले बेबीज हैं तो आपको उनके बोर्डम का जरूर ध्यान रखना है कि वो बोर ना हो, वो एंगेज रहे, वो स्क्रीनिंग ज्यादा ना करें, क्योंकि इस टाइम पे अगर उन्होंने खाना खाते टाइम, लेटते टाइम हर टाइम स्क्रीनिंग करी ना, तो फिर फोन छुड़ाना बहुत मुश्किल टास्क है और बाद में आपको फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपने बच्चों का भी क्रिएट कीजिए और अपना भी, क्योंकि जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं ना तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। मैं तो करती हूँ भाई, तो आपको भी ट्राई करना है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाक से, एंड प्रेस द बेल आइकन।